टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब का स्वागत है हमारे शो में। और मुझे पता चला है कि सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए आपने बहुत सारी खुशखबरी अपनी झोली में छुपा रखी है, उन सारी खुशखबरी टैक्स पेयर्स को देंगे। तो पहले बता दूं टैक्स पेयर्स को कि आखिर ये शो देखना क्यों उनके लिए बेहद जरूरी है, तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स के नए नियमों में सैलरीड कर्मचारियों को राहत मिलेगी या फिर बढ़ेगा टैक्स का बोझ। नियमों में बदलाव के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए कौन सा रहेगा सही विकल्प, और साथ ही साथ सुलझाएंगे भारतीय ओरिजिन के अमेरिकी नागरिकों की टैक्स की उलझने। काफी पेचीदे उलझन होते हैं, उसको सुलझाएंगे, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट रूल जारी किया है जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो आप अभी से अपनी टैक्स प्लानिंग करने में लग गए होंगे, देखने लगे होंगे कि उस रूल में क्या हमारे अच्छी बातें हैं, कहाँ कहीं बोझ पड़ने वाला है। तो मुकेश पटेल साहब से वही समझे। मुकेश पटेल साहब, उस ड्राफ्ट रूल की कई सारी बातें तो लोग चर्चा करते रहे, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल किसी की नजर नहीं गई है वो है परक्विजिट को लेकर के, जो सैलरी के साथ साथ अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं सैलरीड क्लास के लोगों को, उसको किस तरह से नए रूल में देखा जा रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, कई बार ये होता है कि हम सबको ये लगा था कि भाई ये बजट जो आया 2026 का, उसमें तो सैलरीड के लिए कोई भी 1 रुपये का भी कोई बेनिफिट नहीं था। तो काफी निराश भी हुए हमारे सैलरीड के दर्शकों। लेकिन ये जो ड्राफ्ट रूल्स, और ये मैं जो ड्राफ्ट रूल्स की बात कर रहा हूं, कई बार एक्ट में आपको कोई राहत नहीं मिलती है, पर वो रूल्स में छुपी हुई होती है। और जैसे आपने बताया, ये परक्विजिट वैल्यूएशन के जो रूल्स है, इसमें जो बदलाव हुए उसमें कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिलीफ्स सैलरी टैक्स पेयर्स, अब जो नया साल आएगा अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, वो अपना सीटीसी का पैकेज थोड़ा नेगोशिएट करके वही सैलरी उनको ये सुविधाओं के स्वरूप से मिले तो उनको बड़ा फायदा हो जाएगा। तो इसमें जो 2 बिल्कुल नोटवर्दी है और आसानी से सीटीसी में जिसका समावेश किया जा सकता है, इसमें सबसे पहला तो परक्विजिट वैल्यूएशन का जो एक हमारा रूल था कि आपको आमतौर से कई एम्प्लॉयर्स अपने सैलरीड एम्प्लॉयज को जो हम मील कूपन्स कहते हैं कि आपको वो जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है, वो आपको इन ल्यू ऑफ कि आपको कोई खाने पीने की सुविधा के लिए हम कूपन देते हैं, तो 50 रुपये पर मील के हिसाब से अगर आपकी कूपन की वैल्यू होती थी तो उसको फ्री माना जाता था। तो जैसे आपके 26 दिन होते हैं एक महीने में, तो 50 रुपये के हिसाब से आपको 1300 रुपये तक की कूपन्स जो थी वो टैक्सेबल नहीं होती थी। अब इसमें एक ठीक जिसको हम कह सकते हैं वो इंक्रीज किया गया, क्योंकि 50 रुपया कई अरसे से चला रहा था। 50 रुपये में आपको खाने पीने का मिलेगा भी क्या, तो ये 50 को उन्होंने बढ़ा के 4 गुना माना 200 रुपया कर दिया है। तो अब क्या होगा कि आपके सपोज 26 वर्किंग डेज हैं, 200 रुपये के हिसाब से आपको पर मील कूपन मिलती है, तो 5200 प्रति महीना और साल का 60,000 रुपये से ज्यादा आपको ये पूरा एक टैक्स फ्री फायदा मिलेगा। और ये ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पर मील कूपन है। अब कई एम्प्लॉयर्स का क्या होता है, 12 घंटे का काम होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, लोग सुबह में 8 बजे से जाते हैं, रात को 8 बजे तक रहते हैं। तो उस केस में ये भी हो सकता है कि एक दिन में आपको 2 मील के कूपन मिलते हैं, तो 200 रुपया माना वो दुगना हो जाएगा। तो ये एक प्लानिंग का एक बड़ा अवकाश नया खुला है। और इसके साथ एक दूसरा महत्वपूर्ण जो नियम है, उसमें भी जो बदलाव किया गया है कि आपको एनुअल अपने टैक्स पेयर्स से जो मिलता था सालाना कोई सेरेमोनियल गिफ्ट, तो उसकी लिमिट थी एग्जम्पशन के लिए 5,000 रुपया।
आपको गिफ्ट वाउचर दिया जाता है, कोई इन काइंड दिया जाता है, तो वो 5,000 को भी उन्होंने बढ़ा के 15,000 कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो 2 नियमों में बदलाव आए हैं उसके कारण देयर विल बी अ सब्सटेंशियल स्कोप फॉर टैक्स सेविंग। और एक छोटा सा नियम मैं बता दूं लक्ष्मण जी हमारे दर्शकों के लिए, कि जो एक इंटरेस्ट फ्री लोन को जो परक्विजिट गिना जाता है उसमें एक छोटी सी छूट उन्होंने रखी थी कि भाई 20,000 रुपये तक की अगर आपको आपके और या आपके फैमिली के लिए कोई छोटा मोटा मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो 20,000 तक की लोन है, उसका इंटरेस्ट हम परक्विजिट नहीं गिनेंगे। अब वो 20,000 की इंटरेस्ट फ्री लोन को उन्होंने बढ़ा के 2 लाख रुपया कर दिया है, तो वो भी एक बड़ा वेलकम प्रोविजन होगा। और आपने इतनी सारी चीजें बता दी हैं इसमें, आपने जो चीजें बताई हैं मुकेश पटेल साहब, इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी दिख रही है वो ये कि जो फूड कूपन है वो 4 गुना बढ़ गया है और जो कुछ गिफ्ट सिफ्ट मिलता था उसकी भी रकम बढ़ गई है। अब इसका दूसरा आपको पता नहीं आपने कितनी बड़ी लड़ाई बढ़ गया, आपने कितनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी है आपने एम्प्लॉयर के बीच में। एम्प्लॉय जाके बोले है कि भाई अब हमें फूड कूपन चाहिए और 12 घंटा 2 कूपन दे दो मुझे ताकि ज्यादा टैक्स रिबेट मिले, और जो गिफ्ट सिर्फ है उसकी रकम थोड़े से महंगे गिफ्ट दे दिया करो। तो आपने बड़ा अच्छा सा रास्ता बताया। लेकिन एक चीज बताइए और मुकेश पटेल साहब, बहुत लोग तो 75% 80% लोग न्यू टैक्स रिजिम में चले गए हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें भी मिलेगा कि सिर्फ ओल्ड वाले के लिए कि दोनों के लिए ही? नहीं, अब गुड न्यूज ये है और मैं खास तौर से इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयज, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी भी वो नए रेजिम में रहना ही प्रेफर करते हैं। अब इसमें वो जो आपने कुछ समय पहले बात की थी कि भाई ये चिल्ड्रंस एजुकेशन या हॉस्टल या एचआरए, तो वो एक्सक्लूसिवली ओल्ड रेजिम के लिए नियम में जो सुधार हुए वो फायदे मिलते थे। पर ये पर वैल्यूएशन का जो है वो आप पुराने में हो या नए में हो, माना परक्विजिट वैल्यूएशन आप नया टैक्स रेजिम प्रिफर करते हैं और उसमें चालू रहते हैं तो भी आपको मिलेगा। माना नए रेजिम के कंसेशनल टैक्स रेट्स और ये परक्विजिट वैल्यूएशन का सीधा पूरा फायदा मेरे हिसाब से करीब सालाना 25,000 रुपये तक का अगर आप टॉप ब्रैकेट में है तो आपको टैक्स का फायदा होने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। चलिए, तो आज तो आपने हमारे टैक्स गुरु के दर्शकों का दिल बाग बाग कर दिया कि 25,000 रुपये तक का आपको फायदा मिल सकता है, टैक्स बचा सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं मुकेश पटेल साहब। एक फोन कॉल नोएडा से आया है दीपक जी का। दीपक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? हाँ नमस्कार जी, मेरा सवाल इनकम टैक्स में जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड पे एलटीसी पर छूट मिलती है उसके बारे में है, और इसके 3 पहलू हैं। पहला ये पूछना है कि इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों से जो एलटीसी मिलता है वो जोड़ सकते हैं या सिर्फ म्यूचुअल फंड के एलटीसी को लेते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, क्या फाइनेंशियल 25-26 और फाइनेंशियल 26-27 इन दोनों के एलटीसी के कुल अमाउंट पर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पे छूट मिल सकती है या सिर्फ एक ही साल के एलटीसी पे मिल सकती है? और तीसरा जो है इसमें वो है कि छूट के लिए सेल वैल्यू को इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब यदि मुझे कुछ शेयर्स में तो प्रॉफिट हुआ है लॉन्ग टर्म शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में, और कुछ में मेरे को लॉस हुआ है, तो सिर्फ मैं प्रॉफिट वालों को लॉन्ग टर्म गेन मानते हुए उस पर इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकता हूँ, या मुझे सेल दोनों की, एक की प्लस और एक की माइनस करके, और जो नेट सेल है और जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सिर्फ उसी के ऊपर मुझे इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी? हाँ बिल्कुल, आपने 3 अलग अलग सवाल पूछे हैं। तीनों सवाल मुकेश पटेल साहब याद हैं आपको? पहला ये तो कैपिटल गेन्स, म्यूचुअल फंड और शेयर दोनों अलग अलग है कि एक साथ? नहीं, हाँ बिल्कुल, एक एक करके हम लेंगे। अब उनका पहला सवाल ये है कि ये जो एडवांटेज है सेक्शन 54F का, वो आपको मिलेगा दोनों के लिए या केवल शेयर्स के लिए? इसका जवाब ये है कि एक तो आपको ये जो फायदा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से मिलता है। तो शेयर हो या म्यूचुअल फंड हो, आपको याद ये रखना है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अभी शेयर्स में तो आपने 1 साल से ज्यादा होल्डिंग किया तो वो लॉन्ग टर्म गेन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में आपको ये ध्यान में रखना है
कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो, तब ये आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में हम भाई साहब को बताएंगे कि उसको डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन माना जाता है। 1 साल से ज्यादा हो या 2 साल 3 साल भी हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 54F के लिए LTCG का होना जरूरी है। अब लेते हैं आपका दूसरा सवाल। बहुत इंटरेस्टिंग पहलू आपने पूछा है। मैं पहले सवाल में आ जाऊं। मैं पहले सवाल में एक सवाल मेरा सवाल है कि आपने कहा हाँ डेट वाला म्यूचुअल फंड हो तो वो डेट म्यूचुअल फंड से जो भी पैसा है वो हमेशा ही माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, और इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 1 साल बाद आपको वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। दोनों पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ले सकते हैं। अभी बताइए कई हाइब्रिड टाइप्स होते हैं, उसका क्या सिस्टम है? लक्ष्मण जी, हाइब्रिड में भी अगर वो 65% से ज्यादा वो अगर निवेश करते हैं इक्विटीज में, तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड, इसलिए मैंने इक्विटी ओरिएंटेड बोला, ये जरूरी नहीं है कि 100% इक्विटी हो। सो इसके जो माना सेक्शन 50A के दायरे में जो नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर वो डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन हो गया तो 54F का आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब दूसरा सवाल ध्यान रखना है। तो काफी फंड्स ऐसे हैं कि जिसमें डेट का एलिमेंट हो हाइब्रिड में, तो भी उसको इक्विटी के समकक्ष आपको टैक्स का फायदा मिलता है। हाँ, अब दूसरा जो सवाल था इनका कि भाई 2 साल का हम लगातार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बचा करके हम खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी में कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए थोड़ा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए, और वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने इस साल में आपने एक आपका जो भी कैपिटल गेन हुआ है, हालांकि आपको जो निवेश करना है वो आपका नेट कंसिडरेशन करना है, तो ये जो आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप घर में निवेश कर देते हैं, या तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा लगाते हैं, जिसको आप यूज करते हैं नेक्स्ट ईयर में। समझिए, अभी नेक्स्ट ईयर में जो आपका गेन होता है उसमें लक्ष्मण जी सेक्शन 54F के संदर्भ में देयर आर 2 कंडीशंस। 1 कि आपको जब कोई भी फायदा होता है तो आपने नेट कंसिडरेशन को परचेज ऑफ न्यू हाउस के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सेल 2 साल में ये लगाया। तो मान लीजिए मैंने 25-26 में कुछ किया, वो मैं 2 साल के अंदर घर में निवेश करता हूं तो मुझे ये फायदा मिलेगा। अभी मैंने कर दिया या वाया कैपिटल गेन अकाउंट करता हूं। अब नेक्स्ट ईयर में जब मुझे गेन होता है और कोई नेट कंसिडरेशन आता है, तो उसमें मैं जो एक इसका दूसरा नियम है, माना 54F में ये भी है कि अगर आपको जो गेन होता है उसके 1 साल पहले आपने कोई घर में निवेश किया है तो उसके लिए भी आपको फायदा मिलेगा। अरे वाह। तो मान लीजिए आपने 2 करोड़ का एक घर लिया, तो 1 साल में आप 1 करोड़ का कर सकते हैं प्लानिंग। चलिए, तो इनके लिए बड़ा फायदे की बात आपने बहुत सही कहा कि अभी निवेश कर दीजिए, जो और कैपिटल गेन्स अगले साल है उसको भी कर दीजिए, आपको ऐसा मौका यहाँ मिलेगा। एक सवाल इनका जो था कि कुछ में नुकसान भी हुआ है, कुछ में फायदा भी हुआ है, तो सिर्फ फायदा देखा जाए, नुकसान फायदा मिला के जो हुआ वही माना जाएगा कैपिटल गेन्स टैक्स? देखिए, आपको नुकसान की जो अमाउंट है उस पर तो टैक्स भरना नहीं है। हाँ। तो वो अमाउंट को आप अलग ही रखिए। आपको जो टैक्स का फायदा लेना है वो कैपिटल गेन के अमाउंट पर लेना है। हाँ। तो टू दैट एक्सटेंट तो आपको निवेश करना होगा। हाँ, उसके हिसाब से आपको निवेश करना होगा। चलिए, हाँ, वैसे दरअसल समय कम है, थोड़ा सा मैं पटेल साहब, आपने बड़ी दिलचस्प चर्चा छेड़ दी थी कि न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर और कई सारी रियायतें आ रही, नए कानून, उस पर चर्चा को आगे जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच एक फोन कॉल आ गया है चंडीगढ़ से, हरियाणा से। ब्रजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल पहले सुन लेते हैं। ब्रजेश जी, क्या उलझन है आपकी? सर नमस्कार लक्ष्मण जी। जी नमस्कार। सर, काफी पुराने समय से मैं आपका ये चैनल देख रहा हूँ, और जब तक आपके चैनल से कोई जवाब ना मिल जाए तो हमें तसल्ली नहीं होती। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हौसला बढ़ाने के लिए। सर, एक मेरा पीपीएफ से रिलेटेड इंक्वायरी है। तो मेरा बेटे का 2017 से पीपीएफ अकाउंट चल रहा था,
और अभी तक मैं उसको चला रहा हूँ और अब लगभग 1-2 महीने में वो NRI हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मैं जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए कंटिन्यू करूँ और क्या इंटरेस्ट रहेगा, या मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए अपना अमाउंट? मुकेश जी। जरूर। लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा है कि इन्होंने ये सवाल पूछा और बिल्कुल समय से पूछा। एक्चुअली 1 अक्टूबर 2024 के पहले जो नियम थे उसमें NRI होने के बाद आप अकाउंट जो PPF है वो चालू रख सकते थे अंटिल द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। मान लीजिए आपने जब खोला आप NRI नहीं थे, रेसिडेंट थे, फिर आप NRI हुए तो अप टू द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी आप चालू रख सकते थे और उस पर आपको ब्याज भी मिलता था। अब 1 अक्टूबर 24 के बाद उन्होंने ये नियम कर दिया है कि NRI अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन कंटिन्यू एन अकाउंट वंस ही बिकम्स NRI। तो उनके लिए, भाई साहब के लिए हमारा एडवाइस ये होगा, ब्रिजेश जी के लिए, कि आप अपना सन बिफोर ही बिकम्स अ नॉन रेजिडेंट आप अकाउंट को क्लोज करके विड्रॉ कर लीजिए। बैंक आपको विड्रॉ भी करने देगा नए नियम के हिसाब से और आपको कोई लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप चालू रखेंगे तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा उस पर, वो ख्याल रखिए। चलिए ब्रिजेश जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक सवाल ऐसे ही एक आया है, वो भी NRI तो नहीं, वो बिल्कुल अमेरिका में रहते ही हैं, दीपक जानी जी का। दरअसल इनका कहना है कि अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकी नागरिक भी हो चुके हैं और भारत के शेयर बाजार में कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और शेयर बेच के इन्होंने कोई मुनाफा तो नहीं कमाते हैं, लेकिन इनको डिविडेंड वगैरह मिलता रहता है, जो ब्याज होता है वो मिलता रहता है। तो ये पूछना चाहते हैं क्या हमें भारत में आकर के या भारत में इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है क्या? इनकी सालाना आमदनी बता रहे हैं 12 लाख रुपए से कम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, अभी ये जो 12 लाख वाला है ना, वो एक NRIs के लिए कई बार ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा है। लक्ष्मण जी, हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये जो 12 लाख की विशेष छूट है बिकॉज ऑफ द 87A रिबेट, वो केवल रेसिडेंट इंडियंस को ये लाभ मिलता है। माना NRI है उसके लिए तो जो अगर वो नए स्कीम में आते हैं तो रेगुलर जो 4 लाख का बेसिक एग्जम्पशन है वही एग्जम्पशन रहता है, उनको 12 लाख की छूट नहीं मिलेगी। और दूसरा नियम सबके लिए, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, अगर आपकी 4 लाख रुपए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी टोटल इनकम ज्यादा है, माना ग्रॉस टोटल इनकम भी ज्यादा है, तो आपको इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फाइल अ रिटर्न, भले आपको टैक्स नहीं भी भरना हो तो भी। भले या भारत के और इसके लिए यहाँ आना जरूरी नहीं है, वो ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वो अमेरिकी नागरिक हो गए तभी रिटर्न भरना जरूरी है यहाँ पे? बिल्कुल, इंडिया की इनकम के लिए वो जरूरी है लक्ष्मण जी। और वो अमेरिका में बैठे बैठे अपने पोर्टल से, ई प्रोसीडिंग पोर्टल से फाइल कर सकेंगे उसमें। और कहीं उलझन हो गई तो आप हैं, आप उनके सारे उलझनों को दूर करने के लिए तो आप कहीं से भर लीजिए रिटर्न और कहीं कोई दिक्कत नहीं। बड़ा खूबसूरती से मुकेश पटले साहब ने बता दिया। एक अब शो को समाप्त करूं उससे पहले एक सवाल जो आपने सबसे शुरू में ही छेड़ दिया था, मेरे मन में सवाल उठने लगे कि बहुत सारे नए इनकम टैक्स के जो ड्राफ्ट उससे बहुत सारे एजुकेशन अलाउंस, इन सब चीज़ों में बहुत सारे बढ़ोतरी की जा रही है, छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा है। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ओल्ड रेजिम में लौट जाएं क्या? इतना लुक्रेटिव हो गया, आकर्षक हो गया ओल्ड रेजिम कि नहीं? लक्ष्मण जी, मैं ये कहूंगा कि ये एक शायद इल्यूजन है। अच्छा। क्योंकि ये बात सही नहीं है। आज मैं हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा समय को बचाने के लिए चार्ट रखते हैं, जैसे हम आमतौर से पेश करते हैं। बहुत क्लियर, मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं कि 12 लाख की इनकम हो, आपकी 18 लाख की हो, 24 लाख की हो, 30 लाख की हो, ये केसेस में आपको कितना निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड स्कीम में आपको एक तो टैक्स के रेट्स हायर है, नए स्कीम में वो लोअर है। अब नए स्कीम के टैक्स के पार अगर आपको रहना है, इक्वल रहना है, तो आपको ढेर सारा निवेश करना पड़ेगा। और मेरे विचार से ये जो छूट बढ़ी है
उसमें भी ये कवर नहीं होगा, ये हम दिखा रहे हैं। और आम तौर से 7 लाख से लेके 8.5 लाख रुपए तक के आप एग्जम्पशंस और डिडक्शंस एक्स्ट्रा प्लान करेंगे तभी आपको ये फायदा मिलेगा। और ये भूलना नहीं है लक्ष्मण जी कि डिपार्टमेंट का नजरिया ये है, जैसे एचआरए में भी इस बार इन्होंने एक नया क्वेश्चन ला दिया, आप क्या रिलेशनशिप है जिसको आप रेंट दे रहे हैं, तो आप कहेंगे मैंने पिताजी को या बेटे को दिया है, इमीडिएटली स्क्रूटिनी आ सकती है। आपने कोई निवेश किया, कोई एग्जम्पशन पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन लिया, तो इमीडिएटली स्क्रूटिनी आ सकती है। मेरा सुझाव यह है कि नए रेजिम में रहिए, सुकून से रहिए और पुराने को समझिए। ज्यादातर पुराना अभी, ओल्ड इज नॉट गोइंग टू बी गोल्ड, न्यू इज फाइन फॉर यू। तो न्यू फाइन है आपके लिए, तो ओल्ड ठीक है, ओल्ड में कुछ अलाउंसेस बढ़ रहे हैं, कुछ सीमाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार की भी कोशिश है कि जो भी लोग जाना चाहें न्यू में तो वहाँ पे जाओ। और जैसा कि आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि एचआरए को लेकर के कि यहाँ पे सरकार अलग से क्लैरिफिकेशन मांग रही है, तो इसका मतलब सीधा सा ये माना जाए मुकेश पटेल साहब संक्षिप्त में कि जो भी एग्जम्पशन सरकार दे रही है, जो भी रियायतें आपको दे रही हैं, उसको बिल्कुल ठोक पीट करके देख रही है कि आप इसको मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। ओल्ड में अगर आप हैं, आप ले रहे हैं तो मिसयूज़ नहीं कर रहे, क्यों? बिल्कुल, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल के खर्च है, तो आपसे सरकार सीधा हिसाब मांग सकती है। आप ऐसे ही सोचिए कि भाई मैंने तो ये डिडक्शन है, मैं ले लेता हूं, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार का ये सीधा नजरिया है कि भाई डिडक्शन या एग्जम्पशन आप लोगे तो हमारे स्क्रूटिनी के दायरे में रहोगे, क्योंकि उसमें काफी डिबेट्स या एलिजिबिलिटी के झगड़े हो सकते हैं। तो चलिए, हाँ, कुछ भी आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके पहले सोच विचार के करिए, कूद मत पड़िए। हम हमारे दर्शकों को यही कहेंगे, ओल्ड और न्यू, व्हाट इज राइट फॉर यू, प्लीज डिसाइड। और आप जेन्युइनली जिसको एग्जेम्पशन को या किसी भी तरह के कंसेशन क्लेम करना चाहते हैं, वाकई उसके हकदार हैं कि नहीं हकदार है, आप खुद दिल से पूछिए, बाकी नियम कानून उसको सपोर्ट कर देगी। नियम कानून के हिसाब से जबरदस्ती एग्जेम्पशन लेने की कोशिश करें तब फंसने का डर यहाँ पर रहता है। मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का, सभी मुद्दों को बेहद ही आसान भाषा में हमेशा की तरह समझाने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, टैक्स से जुड़ा हुआ हो, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।